नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं आकाश चंद्राकर और हिंदी की सीरीज में आज हम लोग क्रिया को डील करने वाले हैं। ये 25 क्वेश्चन रहने वाला है और क्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे अगर हिंदी का वेटेज है उसमें तो वहाँ पर क्रिया से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता ही है, क्योंकि क्रिया थोड़ा समझने में भी आपको समय लगता है, उसको याद भी करना होता है और ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनर जरूर डालता है जिसमें आपको टाइम टेकिंग भी लगे। तो क्रिया को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना होगा और सभी सब्जेक्ट की तैयारी आप बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो हमारे क्लासेस की तरफ से कोर्स लॉन्च किया गया है, तो वो कोर्स आप परचेज कर सकते हैं हॉस्टल वार्डन के लिए। साथ में जो स्टूडेंट हमारे साथ बहुत समय से बने हुए हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि टेस्ट सीरीज भी हमारे पास अवेलेबल है। वो टेस्ट सीरीज आप परचेज करके अपनी तैयारियों का आकलन कर सकते हो। ठीक है, तो आज पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें बोला गया है कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से धातु कितने प्रकार के होते हैं। अब धातु है, पढ़ तो हम लोग क्रिया रहे हैं, तो धातु का प्रश्न क्यों आया? तो जब क्रिया हम लोग पढ़ते हैं तो क्रिया का जो मूल रूप होता है जिससे क्रिया का संदर्भ बनता है या क्रिया को हम लोग जानते हैं, जिस शब्दों में हम लोग प्रत्यय लगाकर क्रिया शब्द बनाते हैं, वो सारे शब्द क्या होते हैं? आपके धातु। तो क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। अब उस धातु के रूप के बारे में पूछा जा रहा है कि ये कितने प्रकार की होती है। तो धातु कितने प्रकार की हो सकती है? 5, 2, 7 या 1? तो ये मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है धातु। एक होता है आपका यौगिक बोल सकते हो और एक मूल धातु। ठीक है, एक यौगिक और एक मूल। मूल धातु में नॉर्मल ऐसा शब्द जैसे खा, जा, पी, ये शब्द जो आते हैं वो मूल धातु के अंतर्गत आते हैं और उसमें अगर प्रत्यय लग जाता है तो वो यौगिक के अंतर्गत आ जाते हैं। और ये यौगिक भी अपने आप में 3 प्रकार के होते हैं जिसको हम लोग प्रेरणार्थक, ठीक है, प्रेरणार्थक बोलते हैं, संयुक्त बोलते हैं या यौगिक, इसको भी यौगिक ही बोल देते हैं। और तीसरा होता है आपका नाम धातु। मुख्य रूप से प्रेरणार्थक और नाम धातु को समझना जरूरी होता है, क्योंकि यौगिक तो आप सामान्य रूप से जो खेलना, पढ़ना, सीखना, लिखना ये जो बोल रहे हैं वो उसी के अंतर्गत आ जाता है। मुख्य रूप से जो प्रेरणार्थक है और नाम धातु को समझना होता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इससे क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं। अब प्रेरणार्थक क्या होता है ये समझिएगा। ठीक है, प्रेरणार्थक का मतलब यह है कि कुछ काम को कराने के लिए प्रेरणा देना। आप स्वयं भी अपने आप को दे सकते हैं, दूसरे को भी दे सकते हैं, तो अधिकतर इसमें दूसरे को देने वाले को ही बोला जाता है प्रेरणार्थक में। जैसे काम को करना या करवाना, तो जो करवाना वाला शब्द है वो क्या है? दूसरे से करवाया जा रहा है, तो क्या कर रहे हो? प्रेरणा दे रहे हो। तो जैसे वैसे शब्द जो आएंगे करवाना, ठीक है, ये दूसरे को कराता है, तो ऐसे शब्द जो आएंगे वो सब आपके प्रेरणार्थक होंगे। वाक्यों को पढ़कर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नाम धातु तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जब प्रत्यय लगाकर हम लोग कुछ नया शब्द बनाते हैं वो नाम धातु के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, जैसे कि झूठ है, झूठ शब्द है तो झूठ का हम लोग बना लेते हैं झूठलाना। ये क्या है? झूठलाना। तो झूठलाना नाम धातु के अंतर्गत आता है। तो ऐसे इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, उसको आगे चलकर देखेंगे। ठीक है, तो धातु समझ में आया होगा, आई होप। 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रेरणार्थक क्रिया युक्त वाक्य का चयन कीजिए। प्रेरणार्थक क्रिया युक्त वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन क्या दिया है? राम काम करता है, राम कोई काम कराता है, राम कोई काम करता है, इनमें से कोई नहीं।
ये 3 ऑप्शन दिया गया है। तो निम्नलिखित वाक्य, प्रेरणार्थक के बारे में पूछा, अभी मैंने बोला दूसरे को प्रेरणा देगा करने का, या करवाएगा उससे, या कुछ करने को कहेगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, राम कोई काम कराता है, मतलब दूसरे से करा रहा है वो, तो ये क्या हुआ, प्रेरणार्थक हुआ। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विकारी कृदंत के कितने प्रकार हैं। विकारी कृदंत के कितने प्रकार हैं। तो कृदंत आपको समझना होगा, कृदंत होता क्या है। तो जब हम लोग प्रत्यय पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था प्रत्यय के 2 प्रकार आपको, एक कृदंत और एक तद्धित। जब वो कृदंत क्रिया के रूप में यूज होने लगे वो चीज, तो उसको कृदंत क्रिया के रूप में हम लोग जानते हैं। और ये कृदंत भी अपने आप में 2 प्रकार के होते हैं, एक विकारी होता है और एक अविकारी होता है। क्लियर। अब ये जो अविकारी जो कृदंत है और विकारी कृदंत में विकारी के बारे में पूछा गया है कि ये कितने प्रकार का होता है। तो ये टोटल 4 प्रकार के होते हैं। एक क्रियार्थक होता है, ठीक है, एक कृतवाच्य होता है, एक वर्तमान कालिक होता है और एक भूतकालिक होता है। तो 4 प्रकार के विकारी कृदंत होते हैं। ये क्रिया के अंतर्गत कभी ना कभी पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। केवल नंबर के बारे में पूछा गया तो नंबर भी याद रखोगे तो चलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, अवधारण बोधक क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है। तो अवधारण बोधक, पहले तो आपको अवधारण बोधक होता क्या है ये समझना होगा। तो अवधारण बोधक का अर्थ होता है कि ऐसे शब्द या ऐसे वाक्य जिसमें एक निश्चित अर्थ का बोध हो। उस वाक्य को जब आप पढ़ेंगे या उसका प्रयोग करेंगे तो आपको एक निश्चित अर्थ निकल कर आएगा, या पढ़ने से लगेगा कि हाँ ये एक जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो अपने आप में कंप्लीट है, तो वो अवधारण बोधक क्रिया होती है। अब देखते हैं पहला ऑप्शन है कि नहीं, मेरे पैर के नीचे कोई कुचला गया या कुचल गया। मेरे पैर के नीचे कोई कुचल गया, तो ये एक निश्चित अर्थ को बता रहा है कि कोई है जो कुचल गया, तो ये तो हाँ अवधारण बोधक में होगा। दूसरा देख लेते हैं, वह उठ बैठा, निश्चित अर्थ बता रहा है वह उठ बैठा, इसमें कोई डाउट वाला बात तो है नहीं। यदि शत्रु लड़ाई करने को उद्यत होगा तो भी पकड़ा जाएगा। तो इसमें जब इस वाक्य को प्रयोग कर रहे हैं या किसी से कहा जा रहा है तो निश्चित अर्थ को बता रहे हैं, यहाँ पर संदिग्ध या संभावना की बात नहीं कर रहे, तो ये भी अवधारण बोधक हो जाएगा। तो ये उपयुक्त तीनों जो है अवधारण बोधक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। और अवधारण बोधक अपने आप में किसके अंतर्गत आता है, तो ये जो अवधारण बोधक होता है वो संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आता है। क्लियर। यार ये बार बार ऐसे उठ क्यों जा रहे हैं, मुझे ये वाला उठ ही जाता है ऐसा लगता है। चल ठीक है, वाह, ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 5, क्रिया का मूल रूप कहलाता है। क्रिया का मूल रूप कहलाता है, अभी मैंने बोला था क्या कहलाता है क्रिया का मूल रूप। 4 ऑप्शन है, धातु, कारक, क्रिया विशेषण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैंने बताया था धातु क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको हम लोग धातु कहते हैं। धातु में जब हम लोग प्रत्यय लगाते हैं तो वो क्रिया के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 प्रकार के भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से या व्युत्पत्ति की दृष्टि से भी बोले तो 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं ये, तो एक होता है सकर्मक क्रिया और एक होता है अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक और अकर्मक में क्या अंतर होता है ये समझना। सकर्मक और अकर्मक में क्या अंतर होता है ये समझना। सकर्मक मतलब इसमें कर्म की प्रधानता होगी, सकर्मक में कर्म की प्रधानता होगी, वो कर्म के बारे में बताएगा। और अकर्मक इसमें कर्म की प्रधानता नहीं होती, अर्थात कर्म वहां पर उस वाक्य में मिसिंग रहेगा। जैसे कि राम खाता है, ये अकर्मक है, खाता है अकर्मक है। क्यों, क्योंकि इसमें कर्म मिसिंग है। किसके बारे में खाता है, क्या खाता है, इस बारे में बात नहीं की गई है, तो वो मिसिंग है। अगर इसी को बोलता कि राम आम खाता है तो ये क्या हो जाता, आपका कर्म यहां पर मौजूद है आम, और वो क्या हो जाता है आपका सकर्मक हो जाता है। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद, एक सकर्मक और एक अकर्मक, और दोनों क्या होते हैं वो भी मैंने बता दिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से हथियाना क्रिया का प्रकार चुनिए। क्या क्या है ऑप्शन में, नाम धातु रूप, सकर्मक, अकर्मक, ये साम्पिका या समापिका। ठीक है, तो हथियाना जैसे हम लोग पढ़े थे, झुटलाना, बतलाना, बतियाना, हथियाना, ये सारे क्या है, हाथ का हथियाना बन रहा है, बात का बतलाना बन रहा है, झूठ का झुटलाना बन रहा है। तो ये संज्ञा के शब्दों से बनाए जा रहे हैं, और संज्ञा से के शब्द से जब क्रिया बनाए जाते हैं तो किसके अंतर्गत आते हैं वो लोग, नाम धातु के अंतर्गत आते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, नाम धातु। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में द्विकर्मक क्रियार्थक वाक्य का चयन कीजिए। तो द्विकर्मक क्रियार्थक वाक्य का चयन करना है। ठीक है भाई,
तो 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसमें 2 कर्म आपको देखेंगे। अब कर्म क्या होता है मैंने बता दिया था अभी कि वो कहां पर मौजूद रहेगा। अब कर्म भी 2 प्रकार के होते हैं, एक मुख्य होता है और एक गौण होता है। ठीक है, गौण जो रहेगा वो क्रिया से दूर रहेगा और मुख्य जो है वो क्रिया के समीप रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं पहला ऑप्शन देखते हैं, तुम मुझे किसका चित्र दिखला रहे हो। तुम मुझे किसका चित्र दिखला रहे हो, तो यहाँ पर मुझे भी कर्म है, चित्र भी कर्म है। ठीक है, मुझे भी कर्म है और चित्र भी कर्म है, तो ये तो द्विकर्मक वाला दिख रहा है। ठीक है, तो मेरा आंसर तो यही हो जाएगा, पहले में ही दिख गया। लेकिन देख लेता हूँ आगे भी दिखता है क्या। पढ़ना और खेलना दोनों आवश्यक है, इसमें कर्म मौजूद है क्या, नहीं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, कर्म मौजूद है क्या, नहीं। शिशु आराम से सोता है, तो इसमें कर्म मौजूद है, लेकिन कितने कर्म है, केवल एक कर्म है, आराम की बात किया गया है, एक कर्म बस दिया। लेकिन मुझे पूछा गया है द्विकर्मक 2 कर्मों के बारे में, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इसमें मुझे भी कर्म है और चित्र भी कर्म है। दिखलाना तो क्रिया हो जाएगा, जिसमें से मुझे जो है वो गौण में आएगा क्योंकि ये क्रिया से दूर है, और चित्र जो है वो मुख्य हो जाएगा क्योंकि ये क्रिया के समीप है। तो ये दोनों चीज समझ में आया होगा आई होप। ठीक है, और सारी चीज़ों को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं आप लोग। अभी भी बहुत समय बाकी है एग्जाम में, तो आप अपनी तैयारी को और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, मैं घड़ा भरता हूं क्रिया के किस भेद के अंतर्गत आएगा। मैं घड़ा भरता हूं, तो देखो अकर्मक, सकर्मक, संयुक्त या प्रेरणार्थक। तो मैं क्या भरता हूं, घड़ा भरता हूं, मैं भरता हूं ये शब्द रहता तो वहां से घड़ा मिसिंग रहता अगर, तो वो अकर्मक में आता। लेकिन यहाँ घड़ा शब्द को बता दिया है, कर्म की बात कर दी गई है, जिसका प्रभाव, कार्य का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, घड़े के भरने पर पड़ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। ठीक है, जैसे कर्म के अकॉर्डिंग मैंने बताया था, वैसे एक और तरीका समझा देता हूँ अकर्मक और सकर्मक को समझने का। जिस पर कार्य का भार पड़ता हो, जिसका कार्यफल पड़ता हो, वो कर्म कहलाता है। जैसे यहाँ पर मैं घड़ा भरता हूँ, तो भरने का कार्यफल किस पे पड़ रहा है, घड़ा पर पड़ रहा है ना, घड़े पर पड़ रहा है, तो घड़ा आपका क्या हो जाएगा, कर्म, और जिसमें कर्म मौजूद है वो क्या हो जाएगा, सकर्मक। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है। अनुकरणात्मक नहीं है, तो अनुकरणात्मक को पहले आपको समझना होगा ये क्या होता है। तो अनुकरणात्मक मतलब कुछ ऐसे आवाज रहती हैं, ध्वनियां रहती हैं, जिनका हम लोग अनुकरण करके शब्दों का निर्माण करते हैं, वो अनुकरणात्मक ध्वनि कहलाती है। ठीक है, तो उसी को पूछ रहे कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो झुटलाना, झुटलाना वाला तो शब्द हम लोग अभी देखे थे, तो नाम धातु में आता है भाई, तो ये तो नहीं लग रहा है। लेकिन है कौन कौन से, ये देख लो, मिमियाना। तो मिमिया, जैसे बकरी के बच्चे लोग रहते हैं वो मिमियाते हैं, तो उनके आवाज से शब्द बना है मिमियाना। हिनहिनाना घोड़े से बना है। फड़फड़ाना, फड़फड़ की जो आवाज आती है उससे फड़फड़ाना शब्द बना हुआ है। तो ये बाकी तो अनुकरणात्मक शब्द थे, झुटलाना नहीं था, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, उसने नहाकर भोजन किया। अब ये नहाकर भोजन किया, ये क्या बता रहा है कि नहाकर भोजन किया मतलब पूर्व में जो काम हुआ है वो कंप्लीट, इसको बता रहा है। तो नहाकर भोजन किया, ऑप्शन दिया गया अभ्यास बोधक, नाम बोधक, पूर्वकालिक या प्रेरणार्थक। तो प्रेरणार्थक तो क्या था, दूसरे से करवाना, तो ये तो हो नहीं सकता था। नाम बोधक, नाम धातु जो होता है उसी को नाम बोधक क्रिया के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर कुछ दिख रहा है कि ऐसे झुटलाना, बतलाना, बतियाना, हथियाना, तो ऐसे शब्द भी मौजूद नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। अभ्यास बोधक कब होता है, जब किसी कर्तव्य को करने का बात किया जा रहा है या उसका प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर कोई प्रयास या किसी कार्य को करने की बात किया जा रहा है कि नहीं, सिंपल सा लाइन है, उसने नहाकर भोजन किया, तो मतलब क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है, उसने नहाया फिर भोजन किया, तो पूर्व में एक काम कर चुका है फिर दूसरा काम शुरू कर रहा है, तो पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आता है, तो ये पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं भाई, तो जो काम का नाम बताते हैं संज्ञा, क्रिया विशेषण, सर्वनाम या क्रिया क्या कहते हैं। तो जो काम का नाम बताता है उसको क्रिया कहते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। पड़ोसियों से बराबर मिलते जुलते रहो, इस वाक्य का, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। तो पड़ोसियों से बराबर मिलते जुलते रहो, ये जो मिलता जुलता वाला शब्द है ना, इस पर आपको गौर करना है। जब भी क्रिया वाले प्रश्नों में ऐसा शब्द आए तो ये क्या रहता है, पुनरुक्त बोलते हैं इसको। पुनरुक्त मतलब समान शब्द या समान मिलने वाले शब्द आपस में बार बार आते हैं। चलना फिरना, घुलना मिलना, मिलते जुलते, ये सब जो है पुनरुक्त संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आते हैं। जो क्रिया के अलग अलग टाइप होते हैं 11 प्रकार के प्रयोग की दृष्टि से,
उनमें पुनरुक्त संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो पुनरुक्त संयुक्त क्रिया ये ऑप्शन सी में दिख रहा है। निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया क्या होता है, अब ऑप्शन में आया तो मैं बता देता हूं। मतलब ये किसी निश्चित कार्य को डिनोट करेगा या बताएगा कि ये जो क्रिया है वो निश्चित कार्य के लिए बताया जा रहा है, ये शब्द को प्रयोग किया जा रहा है, तो निश्चय बोधक आएगा। शक्ति बोधक, वहां पर उसके प्रयासों को दिखाया जाएगा। शक्ति बोधक में प्रयास का सेंस है मतलब मैंने बहुत सारा काम किया, मैंने 6 किलो वजन उठाए, तो ये जो होंगे उस प्रकार की क्रिया को बताएगा, वो शक्ति बोधक में आ जाएगा। अनुमति बोधक, अनुमति मांगने का बोध कराएगा, अनुमति मांगने के लिए जो जाने का बोध कराएगा वो अनुमति बोधक के अंतर्गत आ जाएगा। उस शब्दों को जब वाक्यों को जब आप पढ़ेंगे तो वहां से आप रिलेट कर पाएंगे कि इसमें किस बारे में बात किया जा रहा है। तो पुनरुक्त थोड़ा नया रहता है, तो इसलिए मैं बता दिया जो इस तरह के राइमिंग वाले शब्द मिलेंगे वो पुनरुक्त के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किस वाक्य में संभावनार्थ क्रिया का प्रयोग हुआ है? संभावनार्थ मतलब क्या? संभावना झलकेगी कि ये हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, इस प्रकार की बातें। तो सबका कल्याण हो, तो ये तो आज्ञा या इच्छा की बात हो रही है, इच्छा की बात हो रही है। अहिंसा धर्म का पालन करना चाहिए, ये तो आवश्यकता की बात हो रही है, ये आपका कर्तव्य की बात हो रही है कि आपको इसका पालन करना चाहिए। शायद मेरी लॉटरी लग जाए, यह संभावना की बात हो रही है, शायद मेरी लॉटरी लग जाए, संभावना है, तो आपका संभावनार्थक क्रिया क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी में। मोहन खेल रहा होगा, ये तो सामान्य क्रिया है। वह इस तरह चल रहा है जैसे उसे पांव में चोट लगी हो। उपयुक्त वाक्य में क्रिया के भेद की पहचान कीजिए। अब इसमें पूछा गया है कि किस प्रकार की क्रिया का यूज किया गया है। किसमें? वह इस तरह चल रहा है जैसे पांव में चोट लगी हो, तो क्या होगा? सर्वनामिक क्रिया विशेषण, गुणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण या निषेधवाचक क्रिया विशेषण। अब क्रिया पढ़ रहे थे तो उसमें से एक आध क्वेश्चन क्रिया विशेषण का भी आ गया है, तो इसको मैं यही डील कर लेता हूँ। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताता है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, और कुछ ज्यादा विशेष है नहीं इसमें। और इसमें क्या बोल रहा है कि वह इस लाइन को जो ये कथन दिया गया वो किस प्रकार का क्रिया विशेषण होता है। तो इसमें देखो ये किसके बारे में बता रहे हैं? उसकी स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि वह चल रहा है जैसे उससे पांव में चोट लगी हो, तो इसके रीति के बारे में बता रहे हैं। चलना या उसके अवस्था के बारे में जब बताए तो रीतिवाचक होता है। सर्वनामिक क्रिया विशेषण क्या होगा? जब सर्वनाम को क्रिया के रूप में, क्रिया विशेषण के रूप में यूज किया जाए। गुणवाचक, जब गुण को, गुण वाले जो शब्द होते हैं उनको किया जाए। रीतिवाचक, जब उसकी स्थिति को बताया जाए तो ये रीतिवाचक ही सही होगा। निषेधवाचक, जहां पर मना का भाव आए, तो जो अवस्था या स्थिति को बताए वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प हो। जमींदार ने हलवाहों से खेत जुतवाया, तो देखो यहाँ पर जुतवाया, दूसरों से भाव आ रहा है कि दूसरे से काम करवाया, और दूसरे से काम कराने का मतलब क्या है? प्रेरणार्थक। तो ऑप्शन डी में दिख रहा होगा आपको प्रेरणार्थक क्रिया, तो यहाँ पर कौन सा था? प्रेरणार्थक क्रिया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है। अकर्मक क्रियार्थक वाक्य कौन सा है? अकर्मक क्रियार्थक वाक्य, अकर्मक मतलब जिसमें कर्म मौजूद ना हो। तो बूंद बूंद से घड़ा भरा जाता है, इस टब को पानी से भर दो, माँ बेटे को है, यहाँ पर को आएगा, माँ बेटे को खाना खिला रही है, चाचा जी ने मुझे पत्र लिखा है। तो बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, ये जो वाक्य है इसमें कर्म मौजूद नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कर्ता भी मौजूद नहीं है और साथ में कर्म की भी अनुपस्थिति है, तो ये अकर्मक क्रियार्थक वाक्य कहलाएगा। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। बाकी सब में आप देखोगे तो क्या, किसको, किस से, इस प्रकार के प्रश्न भी आप बना सकते हो, तब आपको पता चल जाएगा कि वहां पर कर्म मौजूद है कि नहीं। जैसे इस टब को पानी से भर दो, या माँ बेटे को खाना खिला रही है, तो माँ किसको, बेटे को क्या खिला रही है? तो खाना, वहां पर क्या की जगह में आप खाना का उत्तर आपको मिल रहा है जो कि कर्म मौजूद है। या आप किससे भर दो? तो पानी से भर दो, ये मौजूद है। ठीक है, या घड़ा भर जाता है, घड़ा भर जाता है किस बारे में बोल रहे हो? पानी की बूंद बूंद से, यहाँ पर पानी भी मौजूद नहीं है। पानी लिखा होता तो मैं बोलता भी कि हाँ ये वाक्य जो है सकर्मक के साथ मौजूद है, तो ये अकर्मक के अंतर्गत आएगा। दिए गए वाक्य में क्रिया का वचन चयन कीजिए, वचन नहीं चयन कीजिए। श्याम सोता है, तो श्याम सोता है, श्याम सोता है केवल बता दिया है सामान्य वाक्य के रूप में, इसमें कर्म मौजूद ही नहीं है। तो जब कर्म मौजूद नहीं है तो कौन सी प्रकार का क्रिया हो जाएगा? अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ठीक है, यहाँ पर अगर बोलता कि श्याम रात को सोता है, तो रात वहां पर एक कर्म के रूप में मौजूद होता। मैं सिर खुजाता हूं, मैं अपना सिर खुजाता हूं, इस वाक्य में क्या है? तो ये बता रहे हैं सिर खुजाता हूं, तो सिर क्या है? यहाँ पर कर्म के रूप में मौजूद है। ये बोलता केवल मैं खुजाता हूं,
तो यहाँ पर जो कर्म है वो मौजूद नहीं होता, तब वो अकर्मक हो जाता है। लेकिन सिर के बारे में बताया तो ये सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये सकर्मक और अकर्मक ही आपको सीखना है निम्नलिखित में से। और इसको सीखने के लिए मैंने बताया कि ये तो क्या, क्यों, किससे, इस प्रकार का प्रश्न लगा लो कर्ता और क्रिया के बीच में। जैसे मैं करता था, खुजाना क्रिया था, उसके बीच में क्या लगाया, मैं क्या करता हूँ या मैं क्या खुजाता हूँ, तो सिर का आप आंसर नहीं कर रहा था क्योंकि उस वाक्य में सिर का प्रयोग किया गया है। तो इससे पता चलेगा कि वो सकर्मक है। अगर सिर का जवाब ना मिलता या वहां पर जवाब के रूप में कुछ भी ना मिलता तो वो अकर्मक के अंतर्गत भी आ जाता। ठीक है, ये तरीका है दूसरा, और बाकी तरीके तो बता ही चुका हूँ। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प हो। तो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प को देखो भाई, वह अपना काम कर चुका होगा, तो वह अपना काम कर चुका होगा ये बता रहे हैं। तात्कालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया या द्विकर्मक क्रिया। तो देखो ऐसे शब्द में वह अपना कार्य कर चुका होगा, ऐसा लग रहा होगा कि आपको ये पूर्वकालिक क्रिया है कि पूर्व में कर चुका है। लेकिन मैंने बताया था पूर्वकालिक कब होगा, जब पूर्व अपना काम एक कंप्लीट करे और दूसरा स्टार्ट करे। यहाँ पर दूसरा स्टार्ट हो रहा है क्या, नहीं, तो ये पूर्वकालिक नहीं होगा। तत्काल तो हुआ ही नहीं है, कर चुका होगा की बात कर रहे हैं। संयुक्त क्रिया और द्विकर्मक क्रिया बचा। तो देखो यहाँ पर 2 प्रकार के क्रिया की बात की गई है, एक करना और चुकना। करना भी एक क्रिया होती, कर, और चुका भी एक क्रिया है। तो 2 क्रिया का यूज हुआ है, मतलब ये क्या हो गया, संयुक्त क्रिया हो गया। यहाँ पर द्विकर्मक नहीं है। 2 का प्रकार की कर्म कहाँ है, केवल एक है, अपना। अपना बस कर्म मौजूद है, इसके बाद और कुछ कर्म मौजूद नहीं है, तो संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 21, तुम्हें यह काम करना चाहिए, यह वाक्य संयुक्त क्रिया के अंतर्गत किस क्रिया का उदाहरण है। तो संयुक्त क्रिया के अंतर्गत भी ना 11 प्रकार के आते हैं क्रिया। एक तो प्रयोग की दृष्टि से 11 प्रकार की क्रिया होते हैं, जिसमें से एक प्रकार है संयुक्त क्रिया, और उस संयुक्त क्रिया के अंतर्गत भी 11 प्रकार होते हैं। उनमें से पूछा है कि तुम्हें यह काम करना चाहिए, ये इन चारों में से किसके अंतर्गत आएगा। तो देखो यह काम करना चाहिए, तो ये क्या बोल रहा है, जब कोई चीज काम करने का बोले तो कर्तव्य की बारे में बात कर रहा होगा या आपकी आवश्यकता के बारे में बात कर रहा होगा कि आपको ये चीज करना चाहिए या आपको ये चीज नहीं करना चाहिए। तो ये आवश्यकता बोधक को बताता है, आवश्यकता बोधक क्रिया के अंतर्गत आता है। आरंभ बोधक कब होगा, जब किसी चीज को शुरू करने के बारे में बात करें। अनुभूति कब होगा, जब किसी अनुभव के बारे में बात करें। नित्यता कब होगा, जब किसी काम को निरंतर चालू रखने का बात हो, तो नित्यता बोधक होगा। तो यहाँ पर आवश्यकता की बात की जा रही है, तो ये आवश्यकता बोधक होगा। मैं घड़ा भरता हूं, रिपीट हो गया सेम क्वेश्चन, क्या था ये, सकर्मक क्रिया था। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, कौन सा शब्द क्रिया शब्द है। तो कौन सा शब्द क्रिया शब्द है, देखो हाथ, लिखना, पतंग या तोता। तो हाथ तो सामान्य शब्द है, संज्ञा के अंतर्गत आएगा। पतंग भी संज्ञा पदार्थ है, तोता भी संज्ञा में आएगा। लिखना, लिख धातु है और उसमें ना प्रत्यय लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। लिखना आपका क्रिया के अंतर्गत आएगा। सामान्य पढ़ के भी आप आंसर ले सकते थे अगर मैं चारों को एलिमिनेट ना करता तो। क्वेश्चन नंबर 24, और इससे पहले कहूंगा कि अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइएगा कि ये सीरीज चल रही है, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट कीजिएगा कि कैसा लग रहा सीरीज। साथ में आगे आने वाले और कौन से टॉपिक आपको चाहिए हिंदी में, उसका भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही लाइक कर दीजिएगा, उससे मेरा मनोबल लगातार बढ़ते रहता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे, क्योंकि इसी प्रकार के सीरीज हम बहुत सारे और भी सब्जेक्टिव चला रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यू सीरीज चल रहे हैं, उसकी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, अर्थ की दृष्टि से वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को पहचानिए। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया क्या है भाई, मेरे घर से निकलते ही बरसात होने लगी। तो क्या है, अवकाश बोधक, अभ्यास बोधक, आरंभ बोधक या इच्छा बोधक। तो क्या हो गया, मेरे घर से निकलते ही बरसात होने लगी, मतलब मैं निकला और जस्ट शुरू हो गया। तो शुरू मतलब क्या, आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, निकलना भी यहाँ पर क्रिया है और होना भी एक क्रिया है, तो इसलिए संयुक्त क्रिया ही होगा। और संयुक्त क्रिया में भी क्या हो रहा है, निकलते ही बोल रहा है, मतलब तुरंत, तो ये आरंभ बोधक के अंतर्गत आएगा। अवकाश बोधक कब होता है, जब इसमें किसी अवकाश के बारे में बात करता। अभ्यास बोधक कब होता है, जब नए अभ्यास के बारे में बात करता है, बता चुका हूँ। इच्छा बोधक कब होता है, जैसे कि सबका कल्याण हो, इस प्रकार का जो बात होता है वो इच्छा बोधक के अंतर्गत आता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, असफल होने पर दुख होता है, वाक्य में प्रयुक्त दुख होता है क्रिया का प्रकार है। तो इसका प्रकार क्या है देख लो, पूर्वकालिक, द्विकर्मक, नाम बोधक या सकर्मक। तो असफल होने पर दुख होता है, इसमें जो दुख होता है वो क्या है, तो दुख होना, दुख अपने आप में एक संज्ञा का शब्द होता है, और दुख होना जो होता है वो नाम बोधक के अंतर्गत आता है।
क्योंकि संज्ञा से प्रत्यय जुड़कर या अन्य शब्द जुड़कर हम लोगों ने क्रिया बनाया दुख होना, तो वो नाम बोधक के अंतर्गत आएगा। तो ये टॉप 25 क्वेश्चन थे क्रिया से संबंधित। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो। कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप सभी का धन्यवाद।